नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि पर्यवेक्षक सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या करते हैं। तो आज का हमारा जो तीसरा वीडियो है उसमें भी हम 20 क्वेश्चन जो कि आपके कृषि पर्यवेक्षक सिलेबस के एग्रीकल्चर पार्ट के क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें चैनल को, और इन वीडियोस को अपने कलीग जो हैं या अपने सहपाठी हैं उनको जरूर से जरूर भेजें। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है बकरी की झकराना नस्ल में दूध देने का समय कितने दिनों का होता है। मतलब पूछना चाह रहे हैं कि जो लेटेक्शन पीरियड होता है, दूध देने का समय, मतलब लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन काल जो होता है, मतलब दुग्ध काल जो होता है वो कितने दिनों का होता है। आपको एक और चीज मैं बताता हुआ यहाँ पे चलता हूँ कि जनरली बकरियों का जो दुग्ध काल होता है वो 150 से लेकर के 180 डेज होता है। कितना होता है? 150 से लेकर के 180 डेज, मतलब 150 से 180 के बीच में होता है। ये सभी बकरियों में इसके बीच में ही आपको देखने को मिलेगा, और लगभग हम कह सकते हैं 5 से 6 माह। कितना हो जाता है? 5 से 6 माह का समय जो है वो दूध देती है। और अब इसने पर्टिकुलर पूछा है झकराना। झकराना नस्ल जो है वो कहाँ की है? अलवर की नस्ल है। किसकी नस्ल है? कौन से जिले में पाई जाती है? राजस्थान के अलवर जिले में पाई जाती है। और अलवर जिले में भी हम बात करें तो बहरोड तहसील में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बहरोड तहसील में पाई जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 180 to 200 डेज, 150 से 160 दिन, 130 से 140 दिन, 170 से 180 दिन। ठीक है, अब हम बात करें कि जैसे उन्होंने पर्टिकुलर पूछा है तो मतलब सबसे ज्यादा बड़ा जो बकरियों में भारतीय नस्लों में जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जनरली बीटल और जमुनापारी की बात करें तो बीटल और जमुनापारी में ये होता है 170 से 180 दिन। परंतु झकराना में जो गेस्टेशन पीरियड है, सॉरी लैक्टेशन पीरियड है, वो 180 से 200 दिन होता है। 180 से 200 दिन होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि झकराना में सबसे बड़ा जो है दुग्ध काल होता है बकरियों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी भारत में अंगूर की काट छांट का उचित समय क्या है? उत्तरी भारत, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो काट छांट मतलब प्रूनिंग का जो उपयुक्त समय है वो क्या होगा? देखो, प्रूनिंग जो होती है वो पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए की जाती है और अच्छे फलन के लिए की जाती है। तो प्रूनिंग, दो टाइप की प्रूनिंग यहाँ पर देखने को मिलती है इंडिया में। किसके अंदर? अंगूर के अंदर। एक तो हम बात करें नॉर्थ इंडिया की और एक हम बात करें साउथ इंडिया की। तो नॉर्थ इंडिया में जो प्रूनिंग की जाती है वो एक बार प्रूनिंग की जाती है, और साउथ इंडिया में जो प्रूनिंग की जाती है वो 2 बार प्रूनिंग की जाती है। मतलब 2 बार की जाएगी, यहाँ 1 बार की जाती है। अब एक बार जो की जाती है वो कब की जाती है? इसमें प्रूनिंग दिसंबर और जनवरी में की जाती है। ठीक। और साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिणी भारत की बात करें, तो यहाँ पर 2 बार की जाती है। जो एक तो की जाती है अप्रैल के टाइम, जो कि उसकी फाउंडेशन मतलब कि बेसिक प्रूनिंग होती है, और दूसरी जो की जाती है वो की जाती है दिसंबर में। उसे हम कहते हैं फल प्रूनिंग। क्या कहते हैं? फल प्रूनिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रूनिंग होती है। तो उत्तरी भारत की यहाँ पर बात की जा रही है। उत्तरी भारत में जो प्रूनिंग की जाएगी
वो कब की जाएगी? दिसंबर जनवरी के महीने में की जाती है। तो प्रूनिंग से रिलेटेड ग्रेप्स में, अंगूर में आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? गद्दी एक भेड़ की नस्ल है जो कहां पाई जाती है? कश्मीर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कश्मीर में। और इससे जो ऊन प्राप्त होती है वो फाइन क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है, फाइन ऊन प्राप्त होती है। तो उसका दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर भदरवाह दे रखा है, नील दे रखा है, बुसेर और बकरवाल दे रखा है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये तो कोई नस्ल है नहीं, ठीक है। उसके बाद में ये जो नस्लें हैं इनके कोई अन्य नाम नहीं होते हैं, इन दोनों के कोई अन्य नाम नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? भदरवाह। तो भदरवाह का जो दूसरा नाम है वो गद्दी भी है, या गद्दी का दूसरा नाम जो है वो भदरवाह है। ये भेड़ की नस्ल कहाँ? कश्मीर वैली में मिलती है। कहाँ मिलेगी? कश्मीर वैली की नस्ल है। और उत्तम गुणवत्ता वाली ऊन इससे प्राप्त की जाती है। और ये बकरी जो है वो माउंटेन पर चढ़कर के अपना भोजन प्राप्त करती है। नेक्स्ट, ये जो भेड़, माउंटेन भेड़ भी कह देंगे इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फल मक्खी व सफेद चूनी रोग निम्न में से किस फल का रोग है? फल मक्खी और पाउडरी मिल्ड्यू, छाछिया जिसको कह देंगे हम, क्या कह देंगे? छाछिया। तो ये किसके रोग है? तो छाछिया से ही हमें पता लग रहा है कि छाछिया रोग जो है वो जनरली एक तो अंगूर में देखने को मिलता है और एक बेर में देखने को मिलता है। किस किस में देखने को मिलता है? बेर में और अंगूर में। अंगूर में फल मक्खी लगती नहीं है, तो हमारा जाहिर सारा राइट आंसर क्या आ रहा है? बेर आ रहा है। तो फल मक्खी की बात करें तो फल मक्खी जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है कार्पोमिया वेसुवियाना। कार्पोमिया वेसुवियाना इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका जो लार्वा होता है वो हानिकारक होता है। लार्वा क्या है? हानिकारक। लार्वा को हम क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं। इसके लार्वा को क्या कहा जाता है? मैगट कहा जाता है। क्लियर? तो फल मक्खी जो है वो मुख्य रूप से बेर में ही लगती है। और पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो कवक से होता है। और कवक कौन सी होती है? ओडियम इरिसिफोइडस, ये कवक होती है। तो फल मक्खी व सफेद चूनी रोग जो है वो किसमें होता है? बेर में देखने को मिलता है। और ये उपज में भारी कमी करते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के एक समूह को कहते हैं, भेड़ के समूह को क्या कहा जाता है? मतलब कई सारी भेड़ हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है? हिंदी में तो भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? हम जनरली रेवड़ कहते हैं। अलग अलग जंतुओं में समूह को अलग अलग नाम दिया गया है, उनके रहने के हिसाब से उनका नामकरण किया गया है। मतलब ग्रुप के जो सिनोनिम है वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, हर्ड के केस में बात करते हैं तो ये किस में होता है? गाय भैंस में। गाय भैंस में हम झुंड को क्या कह रहे हैं? हर्ड कह रहे हैं। फ्लोक की बात करें तो फ्लोक कई सारे जानवरों में होता है, साथ में जो है वो भेड़ का झुंड भी क्या कहलाता है? फ्लोक ही कहलाता है। उसके बाद में क्लाउडर की अगर हम बात करें तो क्लाउडर जो है वो बिल्ली में, बिल्लियां, बहुत सारी बिल्लियों को क्या कहते हैं? हम क्लाउडर कहते हैं। और जो हमारे काम की चीजें नहीं है, ट्रिप की बात करें तो ट्रिप जो है वो किसमें जनरली किसमें कहा जाता है? बकरी में। ट्रिप कहेंगे हम, क्या कहेंगे? ट्रिप कहेंगे। तो हिंदी में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि फ्लोक को क्या कहा जाता है? रेवड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनरली रेवड़। पर ये क्वेश्चन जो है वो भेड़ के केस में ही जनरली पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। और बाकी में ज्यादातर फ्लोक ही बोला जाता है, जैसे पक्षियों में भी हम फ्लोक ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि ये जो है
ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो विशेष होते हैं, मतलब इनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी है, इसीलिए इन नस्लों के बारे में ऐसा कुछ पूछा जाता है। देखो क्या है, बारबरी बकरी की यौवन उम्र मतलब प्यूबर्टी जो है वो, प्यूबर्टी आयु जो है वो क्या होती है, प्यूबर्टी आयु ऐसा शब्द भी देखने को मिल सकता है आपको, है ना। तो प्यूबर्टी आयु मतलब कि जब वो कंसीव करने के या संभोग करने के लिए जो है उसकी आयु हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, यौवन उम्र कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 7 से 8 माह, 9 से 10 माह, 11 से 12 माह और 13 से 15 माह। तो मैं आपको बता देता हूँ, बकरी के केस में अगर बात होती है तो 14 से लेकर के 18 माह अलग अलग नस्ल के आधार पर जो है उनकी क्या होती है, यौवन उम्र होती है। इसीलिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बारबरी में कितनी होती है। तो बारबरी के लिए मैं आपको बता दूं, बारबरी के लिए सबसे कम यौवन उम्र होती है 9 से 10 माह, जो कि क्या है, सबसे कम है। सबसे कम प्यूबर्टी पीरियड, जो प्यूबर्टी एज जो होती है वो बारबरी की होती है, 9 से 10 माह होती है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें न्यूबियन अल्पाइन की बात करें तो उनमें 15 माह के लगभग होती है प्यूबर्टी एज। क्लियर है, तो विशेष था इसीलिए ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है। जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज का प्रतिशत क्या होता है। तो लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज ऐसी चीज है जिससे कि दूध में क्या आता है, मीठापन आता है। और लैक्टोज की मात्रा कब बढ़ती है, लैक्टोज की मात्रा जब बढ़ेगी जब क्या होगा, वीएफए बढ़ेगा। किसमें, वीएफए किसमें बढ़ेगा, रुमेन में। अगर वीएफए बढ़ता है, जिसके भी रुमेन में वीएफए बढ़ेगा मतलब उसमें लैक्टोज की मात्रा, उसके दूध में लैक्टोज की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो वीएफए जो है वो विदेशी गायों में ज्यादा पाया जाता है देसी गायों की अपेक्षा, विदेशी गायों में अधिक होता है। किसके कंपैरिजन में, देसी गायों के कंपैरिजन में विदेशी गायों में अधिक पाया जाता है। और बात करें जर्सी गाय की, तो जर्सी गाय में कुल ठोस जो है वो कितना परसेंट होता है, कुल ठोस 15% होता है। कितना परसेंट होगा, 15% होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि उसमें कितना पाया जाता है। तो जर्सी गाय के दूध में जो है 4.93% जो है वो लैक्टोज पाया जाता है। सर्वाधिक जो लैक्टोज पाया जाता है 5%, वो किसमें पाया जाता है, ब्राउन स्विस नस्ल के दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वीएफए जो है वो किसके दूध में बनता है, तो सबसे ज्यादा वीएफए जो बनता है वो भी किसके दूध में बनता है, ब्राउन स्विस के दूध में बनता है। तो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे कि क्यों लैक्टोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेथी ट्राइगोनेला के लिए उपयुक्त राइजोबियम स्पीसीज है। मेथी के लिए राइजोबियम की स्पीसीज क्या होगी। तो सभी दलहन के लिए जो है उसकी जड़ों में रहने वाली विशेष राइजोबियम की प्रजातियां अलग अलग होती है। तो अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से हम देखते हैं कि राइजोबियम वैसे क्या काम करता है। राइजोबियम जो है जड़ों के साथ सहजीवन में रहता है, सहजीवन में रह करके क्या करता है, नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडल की उसको किस में ब्रेक करता है, अमोनिया में तोड़ देता है और 2 अणु अमोनिया के बनाता है। ठीक है, पर इसको जो है क्या चाहिए, जड़ का सहारा लेना पड़ता है। और उसके बाद में ये जो है राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को ब्रेक करता है या तोड़ता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम फेसियोली। तो मैं आपको बता देता हूँ, राइजोबियम फेसियोली जो है वो सेम की फसल जो होती है उसकी जड़ों में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, राइजोबियम फेसियोली पाया जाएगा। जेपोनिकम आपने पढ़ा होगा जनरली सोयाबीन में। मेलिलोटी आपने पढ़ा होगा रिजका में होता है। और ट्राइफोलाई जो है किसमें होता है, मेथी में होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेथी में राइजोबियम ट्राइफोलाई मतलब मेथी की जड़ों में जो है राइजोबियम ट्राइफोलाई पाया जाता है। ऐसे बरसिंग की जड़ों में और मेथी की जड़ों में, मतलब ट्राइफोलाई का मतलब 3 पत्तियां
तिपतिया जिसको बोलते हैं हम, 3 पत्तियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मीठे दही में अम्लता प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? मीठे दही में अम्लता प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? तो देखो, मीठा कोई दही नहीं होता, पहली बात। दही के केस में बता देता हूं, दही में पीएच जो होता है वो 5.5 से 6.5 हो सकता है। ये तो क्या हो गया आपका पीएच, क्या हो जाएगा? पीएच हो गया, ठीक। उसके बाद में हम बात करें दही में अम्लता की, अम्लता की बात करें तो अम्लता जो होती है वो 0.5 से लेकर के या 4 से लेकर के 0.7%, कितनी होती है? 0.5 से 0.7% उसमें अम्लता पाई जाती है। किसमें? दही में। तो जनरली ज्यादा अम्लता होती है, तो मतलब मैं ये आपको बता देता हूं कि 6.6 से लेकर के 0.7 आप इसको मान लो कि ये जनरली दही में अम्लता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ क्या है? मीठा दही। मीठा दही क्या है? ये बंगाली डिश है, बंगाली मिठाई कहते हैं इसको, मिष्टी दोई। क्या है? मिष्टी दोई। अब लोग बाग तो क्वेश्चन तो बना दिए, तो फिर अब आंसर तो करना ही पड़ेगा। मिष्टी दोई ये एक वहां की बंगाली मिठाई है, और ये पूछा जाता है उस दही में शक्कर मिला करके और ये व्यंजन बनाया जाता है, तो उसकी अम्लता क्या होती है? तो मिष्टी दोई की अम्लता जो होती है वो कितनी होती है भैया? 0.5 से लेकर के 0.6% ये अम्लता रखी जाती है। किसकी? मिष्टी दोई की, मीठे दही की। तो यहाँ पर राइट आंसर जो एवरेज आंसर आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा? 0.55। कितना आ जाएगा? 0.55 आ जाएगा। जो एवरेज हम निकालेंगे 5 और 6 का, 50 और 60 का एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.55 ये एवरेज आ जाएगा। और सामान्य दही का जो अम्लता रहेगी वो कितनी रहेगी? 5 से लेकर के 7 या 0.6 टू 0.70 ये अम्लता होती है। जनरली तो वैसे तो 70 मानते हैं, पर ये अम्लता क्या है? सामान्य दही की मानते हैं, सामान्य दही। और दही में, सामान्य दही में अम्लता का कारण जो होता है, अम्लता का कारण लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। पिछले वीडियो में हमने बात भी की थी कि दूध में अम्लता जो है वो किससे उत्पन्न होती है, तो मैंने बताया था आपको CO2 से, और CO2 के बाद में केसीन से, है ना, और साइट्रेट लवण से भी उसमें अम्लता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखो, पशुओं में थनैला रोग का क्या कारण है? पशुओं में जो थनैला रोग होता है उसका कारण क्या है? थनैला रोग कहाँ होगा? थन में, ये तो जाहिर सी बात है। उसके बाद में ये चीज जो होती है वो पशुशाला पशुशाला का जो मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा, पशुशाला कुप्रबंध से ये बीमारी घटित होती है, पशुशाला कुप्रबंध से होगी। और इस बीमारी का मुख्य कारण जो होता है जीवाणु संक्रमण होता है। क्या होता है? जीवाणु संक्रमण। तो यहां तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ दिया हुआ है, वायरस दिया हुआ है, बैक्टीरिया दिया हुआ है, और मेटाबॉलिक मतलब उपापचय। तो देखो, बैक्टीरिया से ये रोग होता है, जैसा कि मैंने बताया ये जीवाणु संक्रमण है। तो जीवाणु, कौन से जीवाणु जो है संक्रमण करते हैं? तो एक तो स्टेफिलोकोकाई, और एक जो जीवाणु है वो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है। ऐसे क्लोस्ट्रीडियम या स्टेरेशिया कोलाई भी कई जगह पे देखने को मिलता है, पर मुख्य रूप से स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो जीवाणु थनैला रोग में संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इससे जो है दूध उत्पादन में कमी आती है। कौन सा रोग है जिससे दूध उत्पादन में कमी आ जाती है? तो एनुअल जो दूध उत्पादन होता है वो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आर्थिक महत्व का रोग है। कैसा रोग है ये? आर्थिक महत्व का रोग। तो और सबसे ज्यादा प्रभावित पशु जो रहता है वो गिर गाय,
ये रोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है किसमें? गिर गाय में। तो बिल्कुल पशुशाला में अगर प्रबंध अच्छा होगा तो ये रोग देखने को नहीं मिलेगा। मेस्टाइटिस इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मेस्टाइटिस। इसकी दो अवस्थाएं होती है, ज्यादा हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। दो अवस्थाएं होती है, एक तो क्लिनिकल अवस्था होती है और एक सब क्लिनिकल अवस्था होती है। तो इस रोग के लिए समय समय पर जो है वो क्या करना है? पशुशाला की साफ सफाई करनी है और समय समय पर टेस्ट भी करना है। थन में से, थन साइपन के माध्यम से उसमें से दूध निकालकर उस दूध का सैंपल का टेस्ट करना है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गायों के पशुभार की गणना के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं? देखो अब जो है ऐसा टाइम है नहीं कि अब जो है अब भी सूत्र से जो है ज्ञात किया जाए, पर पूर्व में सूत्र की सहायता से ही जनरली गायों का वजन ज्ञात किया जाता था, पशुओं का वजन ज्ञात किया जाता था। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेफर सूत्र, यादव सूत्र, अग्रवाल सूत्र और सुंदर सेन सूत्र। तो सेफर का सूत्र जो है सबसे पहले काम में लिया गया। कौन सा सूत्र? सेफर का सूत्र, जो कि इंग्लैंड से विकसित किया गया था। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो है लंबाई, मतलब पशु की जो है गलकंबल के वहां से लेकर के जो पूंछ का हिस्सा होता है वहां तक की लंबाई हम किस में ज्ञात करते हैं? इंच में, इंटू हृतघेरा। हृतघेरा ये भी इंच में स्क्वायर, हृतघेरा का स्क्वायर कर देंगे। हृतघेरा का मतलब होता है चेस्ट गर्थ या हृदय गर्थ, मतलब पशु के ऊपर से लेकर के नीचे तक, अगले पैरों के जस्ट पीछे वहां से लेकर के पूरा का पूरा हम माप लेते हैं, उसको हृतघेरा कहते हैं, बटा 300। अब इसको किस में ज्ञात किया जाता है? पाउंड में, पौंड में ज्ञात किया जाता है। इसको भार को किस में ज्ञात किया जाता है? पौंड में। अब पौंड को अगर किलो में बदलना है तो 1 किलोग्राम बराबर 2.2 पौंड होते हैं। कितने होते हैं? 2.2 पौंड होते हैं। और एक पौंड में 454 ग्राम होते हैं, 454 ग्राम। तो हमारा राइट आंसर सेफर है, पर अब जनरली काम में नहीं लिए जाते। पहले सबसे बेस्ट फॉर्मूला पशुओं का वजन ज्ञात करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मक्का की उचित बीज दर क्या रखनी चाहिए? तो मक्का की फसल में उचित बीज दर क्या होगी? अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है कि किस पर्पज से बोले हैं ये। जैसे एक तो ग्रेन पर्पज से, मतलब बीज उत्पादन के पर्पज से अगर बात करें, बीज के पर्पज से बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम ये बीज दर होती है। और हम बात करें चारा के पर्पज से, तो चारा के पर्पज से जो है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। ऐसे बात करें मीठी मक्का की बात करें तो मीठी मक्का में बीज दर जो रखी जाती है वो 8 किलोग्राम के लगभग रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 8 किलोग्राम के लगभग। तो हम अगर मान लो 20 से 25 किलोग्राम सीड रेट रखेंगे तो हमारे पास जो है वो जनरली 20 किलोग्राम के हिसाब से हमारे पास पौधे आते हैं 66,666। ये हम निकालते हैं अगर पौधे तो इतने पौधे देखने को मिलेंगे। और 20 से 25 रखते हैं कि कुछ जो है, जैसे सबसे ज्यादा जो है मक्का का अंकुरण प्रतिशत होता है, फिर भी इसमें थोड़ा सा सीड रेट हल्का सा हम ज्यादा काम में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पफीनेस। ये भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो बहुत ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में गलत होने के चांस भी होते हैं। हम कभी किसी किताब में क्या पढ़ के चले जाते हैं और किसी किताब में क्या पढ़ के चले जाते हैं, तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कारण क्या होता है कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का, वो जानना बहुत बेहद ही जरूरी है, ताकि आप जो है क्लेम कर सको कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है, ये चीज क्लेम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तरीके सबके सेम होते हैं, तरीके पढ़ने के, बस उठाई किताब और पढ़ने लग गए।
और वही चीजें जो कि 11th में पढ़ी, 12th में पढ़ी, फिर उसके बाद में जेट में पढ़ी, और फिर जिन किसी ने डिग्री की है तो वो 4 साल तक भी एग्रीकल्चर को उसी तरीके से पढ़ा, और फिर उसके बाद में किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। क्या कारण है कि मतलब हम जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे का कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। और माइन्यूट सी मिस्टेक्स जो होती है वही आपको पीछे लेकर जाती है। तो माइन्यूट मिस्टेक्स को आप धीरे धीरे जो है फिक्स करो, और फिक्स करने के बाद में जो है बड़ी मिस्टेक्स तो वैसे होगी नहीं, क्योंकि सभी का पढ़ने का तरीका जो है वो जनरली मैं ये देखता हूँ कि सेम ही रहता है। तो बड़ी मिस्टेक तो नहीं होती, पर वो माइनर मिस्टेक या फिर हम कॉन्सेप्चुअल अगर किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमने मेहनत भी की और उस मेहनत का वो आउटपुट नहीं मिला जो आउटपुट हम चाहते थे। तो आउटपुट बेस्ट हो इसके लिए आपका इनपुट एफर्ट जो होता है वो भी बेस्ट होना जरूरी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पफीनेस या खोखलापन, टमाटर जो होता है, मैं बता देता हूँ पहले से कि टमाटर की डिसऑर्डर है। पफीनेस किसकी डिसऑर्डर है? पपीता की, सॉरी, पफीनेस जो है वो टमाटर का डिसऑर्डर है। इसमें टमाटर जो है वो उसके बीज जो है वो बन नहीं पाते ढंग से, बीज नहीं बन पाते तो वो ढंग से भर नहीं पाता, उसका गुदा ढंग से नहीं भर पाता। तो पफीनेस मतलब यूं कह सकते हो बिना गुदे का टमाटर। क्या कह सकते हो? बिना गुदे का टमाटर, या इसका दूसरा नाम हमें देखने को मिला है पोकेट। क्या कह देते हैं इसको? पोकेट भी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? पोकेट, मतलब खाली जेब। क्या है? खाली जेब है, मतलब जेब तो है पर खाली है, टमाटर तो है पर खाली है। तो इसका कारण क्या है? कारण इसका जो देखने को मिलता है अधिकतम तापमान। अधिकतम तापमान जो है वो पफीनेस का कारण होता है। और दूसरी चीज क्या कारण हो सकता है? अधिक नाइट्रोजन और लो पोटेशियम। अधिक नाइट्रोजन और लो पोटेशियम जो है वो भी इसका मुख्य कारण है। तो ये दो मेजर कारण है, बाकी तो और भी कई सारे 7-8 रीजन और भी हैं जिनके कारण ये होता है, पर मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग रीजन ये है। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग रीजन है कि वास्तव में पफीनेस क्यों आती है। ठीक है, अगर तापमान ज्यादा हो जाता है तो उसमें सीड जो है वो बीज जो है वो नहीं बनते हैं, और बीज नहीं बनेंगे तो उसके आसपास का गुदा भी कम से कम बनता है या नहीं के बराबर बनता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हम टॉपिक पे रह करके पढ़ेंगे, ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम और बाकी ऑप्शन को जबरदस्ती लपेट रहे हैं जहां बात नहीं होनी चाहिए। हमें पर्टिकुलर उस शब्द का मालूम पड़ जाए ताकि हमारा वो क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन में अपन ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट डालना चाहेंगे तो फिर वो क्या है, हमारे लिए लेंदी हो जाएगा, और लेंदी होने पे क्या है, हमारा आकर्षण क्वेश्चन के प्रति कम हो जाता है। देखो, बीज उत्पादन हेतु टमाटर किस अवस्था में तोड़ा जाता है? बीज उत्पादन हेतु टमाटर किस अवस्था में तोड़ा जाता है? तो टमाटर को तोड़ा ही किसके लिए जाता है? या तो बीज उत्पादन के लिए, या फिर सब्जी के पर्पज के लिए, या प्रोसेसिंग के लिए, है ना। 3 पर्पज के लिए टमाटर को तोड़ा जाता है। तो सब्जी के पर्पज के लिए तो जो है व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से कच्चे टमाटर की भी बना लेता है सब्जी, तो ये चीज कोई मायने नहीं रखती। पर बीज उत्पादन और प्रोसेसिंग, अगर प्रोसेसिंग करनी है, प्रसंस्करण के लिए टमाटर को लेके जाना है, तो मतलब उसको किस अवस्था में, तो दोनों के लिए सेम है। प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग प्लस बीज उत्पादन। बीज उत्पादन दोनों के लिए सेम है। देखो अवस्थाएं कौन कौन सी दे रखी है। हरी परिपक्व अवस्था, इसको हम कहते हैं ग्रीन राइप स्टेज, जीआरएस। रंग बदलने की अवस्था, लाल पकी अवस्था, और अधिक पकी अवस्था। तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या आ जाएगा? रेड राइप स्टेज। क्या है? रेड राइप स्टेज, लाल पकी अवस्था। क्या आ जाएगा? लाल पकी अवस्था जो है वो प्रसंस्करण के लिए भी और बीज उत्पादन के लिए भी उपयुक्त अवस्था है टमाटर को हार्वेस्ट करने की या तोड़ने की, तुड़ाई करने की।
RRS क्या है? RRS, रेड राइप स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखो इस बार मैंने ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिनमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि क्यों, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने सामना किया है इन क्वेश्चंस का, तो हमें भी फिर लगता है कि यार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो क्यों ना बच्चों को इन क्वेश्चंस को ला करके बच्चों का ये कंफ्यूजन तो दूर किया जाए, है ना। साहीवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा प्रतिशत क्या होता है? तो साहीवाल नस्ल के दूध, अब इस ये इतना ज्यादा ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है कि इसको कोई भी हटा सकता है इस क्वेश्चन को, मतलब ये क्वेश्चन है ही नहीं ऐसे मान के चले, पर आया हुआ है और बच्चों को कई किताब में देखने को मिलता है तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो अच्छी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं तो फिर पता लगता है। जैसे मान लो मैं बात करूँ अब आपसे, तो ये जो साहीवाल नस्ल की गाय है, साहीवाल नस्ल की गाय में जो है 4.5 से लेकर के 6%